गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कमेंट वीडियो चैप्टर नंबर 5 विविध अभ्यास का लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे गए कमेंट में क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि यदि f(x) = mod x³ तो सिद्ध करना है कि f"(x) का अस्तित्व होगा। तो हमें करना क्या है कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में f"(x) है कि नहीं है और राइट हैंड लिमिट में f"(x) है कि नहीं है। मतलब f"(x) का मान निकालेंगे और x < 0 पर देख लेंगे और x > 0 पर देख लेंगे और दोनों कंडीशन में f"(x) का मान इक्वल आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन में यदि देखिए इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसको 0 कर दिया करो। ऐसे जब तक मॉड लगा है तब तक इसका अवकलन नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम तो इसका मॉड होता है। तो अगर x का मान यहाँ पे 0 से कम है तो इसके मॉड का मान कैसा आएगा? निगेटिव। ये मॉड हट जाएगा और वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव है। और अगर x > 0 या r = 0 है तो यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे देखिए यदि x < 0, पहली कंडीशन यदि x < 0 तो f(x) क्या आएगा? f(x) आएगा -x। देखिए अगर x का मान यहाँ पे निगेटिव हम ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? -x। और अगर यह x का मान 0 से बड़ा कुछ है तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, या 0 है तब भी पॉजिटिव आएगा। तो यदि x < 0 तो f(x) क्या हो जाएगा? -x³। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f'(x) कितना हो जाएगा? -3x²। और इसका फिर से अवकलन कर दें f"(x) f"(x) कितना हो जाएगा? -6x। f"(x) का मान -6x होगा। तो देखिए f"(x) ज्ञात किया जा सकता है और इसका मान कितना है? -6x। अब अगर दूसरी कंडीशन यदि x > r = 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है तो यहाँ पे मॉड हटके के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो उस कंडीशन में f(x) = कितना आ जाएगा? +x³। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो एक बार अवकलन f'(x) = क्या हो जाएगा? 3x²। एक बार इसका और अवकलन कर दीजिए तो f"(x) कितना हो जाएगा? 6x। तो ध्यान दीजिए जरा, अगर x < 0 है तो f"(x) कितना आ जाएगा? -6x। और यदि x > r = 0 है तो f"(x) = +6x होगा। तो देखिए इस प्रकार से इसका अस्तित्व है, ठीक। और यहाँ पे इसका जब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो -6x आएगा। कब? जब x का मान 0 से छोटा हो अर्थात x निगेटिव हो। और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 6x। ये कब होगा? जब x > r = 0 हो अर्थात x का मान 0 से बड़ा या x का मान पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए दोनों कंडीशन में f"(x) ज्ञात किए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया गया कि गणितीय आगमन विषय सिद्ध करना है ddx(x) n = nx(n-1)। ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हम गणितीय आगमन विधि किसी फार्मूले का डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं कि फार्मूला सत्य है या नहीं सत्य है, या कोई भी संख्या किसी भी संख्या से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इस प्रकार जिस प्रकार से हम कक्षा 11 में सिद्ध करते थे उसी प्रकार से यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि गणितीय आगमन विधि ddx(x) n = nx⁻n-1। इसके लिए सबसे पहले n = 1 के लिए इसको हमें देखिए डिफरेंशिएशन नहीं दिखाना है, गणितीय आगमन विधि ये दिखाना है कि ये बराबर इसके होता है, ठीक। तो n = 1 के लिए यहाँ से आएगा ddx(x) और बराबर यहाँ से आएगा 1x⁻1-1। और देखिए ddx(x) क्या होता है? 1, x का अवकलन 1 होता है। और बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 1x⁻0, x⁻0 का मान भी 1 होता है। तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखिए n = 1 के लिए कथन सत्य है या सूत्र सत्य है। देख देखिए n = 1 के लिए कथन सत्य है, कथन कहते हैं या सूत्र सत्य है। अब n = k के लिए मान लेंगे ये कथन सत्य है, ठीक। तो माना n = k के लिए ये बराबर ये, तो n = k के लिए ddx(x)
बराबर हो जाएगा के एक्स की पावर के माइनस 1। तो n बराबर k के लिए ये मान लिया कि ये इसके बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये सत्य होगा। अगर n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये सत्य आ जाता है तो गणितीय आगमन से सिद्ध हो जाएगा ये बराबर इसके। अब निकालेंगे हम n बराबर k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए। तो देखिए इधर जहां जहां n है वहां k प्लस 1 रखेंगे तो डी डी एक्स क्या आएगा x की पावर k प्लस 1 और इक्वल टू इधर आएगा k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k प्लस 1 माइनस 1 एक्स की पावर k। अब हमको सिद्ध करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो गणितीय आगमन से सिद्ध हो जाएगा ये बराबर ये। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है डी डी एक्स एक्स की पावर k प्लस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी एक्स एक्स पावर k इंटू एक्स पावर 1 लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दो फलन होंगे, एक ये और एक ये। तो इसको हम दो फलनों से अवकलन करेंगे कि डी डी एक्स पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का अवकलन। तो यहां से आएगा पहला फंक्शन x पावर k इंटू दूसरे का अवकलन तो डी डी एक्स एक्स प्लस दूसरा फंक्शन x इंटू पहले का अवकलन डी डी एक्स एक्स पावर k। अब देखिए x का डी डी एक्स एक्स इक्वल टू क्या है 1 है, x का अवकलन 1 और डी डी एक्स एक्स पावर k का मान हमको ये पता है k एक्स पावर k माइनस 1। तो ये वैल्यू रख देंगे तो यहां से क्या आएगा x पावर k इंटू डी डी एक्स एक्स क्या हो जाएगा 1 और प्लस x इंटू डी डी एक्स एक्स पावर k, डी डी एक्स एक्स पावर k है k एक्स की पावर k माइनस 1। तो यहां पे रख देंगे k एक्स की पावर k माइनस 1। तो यहां से आएगा ये x पावर k इतना आएगा और प्लस अब देखिए x की गुणा x पावर k माइनस 1 से करेंगे तो x पावर k हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं k x पावर k। अब देखिए x पावर k दोनों में काम मिल जाएगा, दोनों में जब x पावर k कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस k, या इसको ऐसे लिख सकते हैं k प्लस 1 और इंटू एक्स पावर k। यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। तो सिद्ध हो गया ये बराबर भी इसके। तो अतः गणितीय आगमन विधि से, गणितीय आगमन विधि से सिद्ध होता है कि डी डी एक्स एक्स पावर n बराबर n एक्स पावर n माइनस 1। देखिए विविध अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन ये कहा गया है कि साइन a प्लस बी बराबर ये, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए कोसाइन के योग का सूत्र ज्ञात करना है, मतलब cos a प्लस बी का फॉर्मूला ज्ञात करना है। इस फार्मूले का प्रयोग करके अवकलन की सहायता से cos a प्लस बी का फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए अगर हम साइन का अवकलन कर दें तो साइन का अवकलन cos होता है। अब ध्यान दीजिए इसका हम न तो a के सापेक्ष करेंगे न b के सापेक्ष करेंगे। जब a या b किसी के सापेक्ष नहीं करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे। तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक। x के सापेक्ष अवकलन करो या a या b किसी के सापेक्ष भी कर सकते हो। भाई यहाँ पे चर राशियां तो 2 है तो 2 के सापेक्ष तो अवकलन नहीं कर पाओगे। तो या ऐसा करिए इसका किसी तीसरी चर राशि के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो यहाँ पे आएगा, देखिए दोनों ओर अवकलन करने पर डी डी एक्स साइन a प्लस बी इक्वल टू, यहां से आएगा या चाहो इसका a के सापेक्ष कर दीजिए, ठीक। a के सापेक्ष अवकलन गुणांक कर दीजिए तो डी डी ए साइन a प्लस बी इक्वल टू यहां से आएगा डी डी ए, यहां से आएगा साइन a इंटू कॉस बी और प्लस डी डी ए कॉस a इंटू साइन बी। x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते थे, a के सापेक्ष भी कर सकते हो, b के सापेक्ष भी कर सकते हो। अब इसका जब हम a के सापेक्ष करेंगे तो इस पूरे को a मानना पड़ेगा। तो साइन a का अवकलन क्या होता है cos a,
साइन ए का अवकलन हो जाएगा cos ए, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी। और देखिए जिसको a माना उसका फिर से अवकलन करेंगे, तो इसका जब फिर से अवकलन करोगे तो a का तो 1 हो गया और b का हो जाएगा db अपान dA, ऐसा हो जाएगा। b का a के सापेक्ष करेंगे, अगर b का हम x के सापेक्ष करते तो db अपान dx होता, b का a के सापेक्ष करेंगे तो db अपान dA। अगर हम पूरा x के सापेक्ष करते तो यहाँ पे लिखा जाता dA अपान dx प्लस db अपान dx, ये लिखना पड़ता है। और अगर हम a के सापेक्ष कर रहे हैं तो a का तो 1 हो गया, जैसे x का x के सापेक्ष करते हैं तो x का अवकलन 1 हुआ, ऐसे a का जब a के सापेक्ष करेंगे तो इसका तो 1 हो गया, और b का जब a के सापेक्ष करेंगे तो db अपान dA, जैसे y का जब हम x के सापेक्ष करते हैं तो dy अपान dx होता है, ठीक। इक्वल टू इसका करिए, इसमें देखिए इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे, तो पहला फंक्शन साइन ए हुआ इंटू दूसरे का अवकलन साइन ए इंटू cos b का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन बी और साथ में रहेगा db अपान dA। cos b का करेंगे तो b को a मानना पड़ेगा, तो db अपान dA प्लस पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन cos b इंटू पहले का अवकलन साइन ए का अवकलन क्या हो जाएगा cos, साइन ए का cos ही रहेगा, उसका दोबारा करना ही नहीं क्योंकि हम a के सापेक्ष कर रहे हैं। ध्यान देखिए एक बार, पहला फंक्शन साइन ए हुआ इंटू दूसरे का अवकलन साइन बी cos b का हो जाएगा माइनस साइन बी, और साथ में b का फिर से करना पड़ेगा, तो b का रहेगा db अपान dA प्लस अब इसका करें प्लस दूसरा फंक्शन cos b हो गया इंटू पहले का अवकलन साइन ए का सीधे सीधे cos ए हो जाएगा। अब इसका देखिए प्लस यहाँ पे इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे, तो पहला फंक्शन cos ए हो गया इंटू दूसरे का अवकलन साइन बी का हो जाएगा cos b इंटू db अपान dA, ऐसा होगा इंटू db अपान dA प्लस दूसरा फंक्शन साइन बी इंटू पहले का अवकलन cos ए का हो जाएगा माइनस का साइन। आप सरल कर लीजिए, अंतर cos a प्लस बी से गुणा कर दीजिए, तो यहां से आएगा cos a प्लस बी प्लस cos a प्लस बी db अपान dx, ऐसा होगा। cos a प्लस बी की 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी, और db अपान dA से गुणा करेंगे तो db अपान dA इक्वल टू इधर गुणा कर दीजिए तो ये आएगा माइनस का साइन ए इंटू साइन बी और साथ में रहेगा db अपान dA, ऐसा रहेगा, और प्लस यहां से रहेगा cos a इंटू cos b, और यहां से रहेगा cos a इंटू cos b, यहां से रहेगा प्लस का cos a इंटू cos b और यहां से db अपान dA, और यहां से रहेगा प्लस का माइनस का, रहेगा माइनस का साइन ए इंटू साइन। ऐसे करते इसको यहां पे cos a प्लस बी बाहर ही लिखा रहने देंगे, cos a प्लस बी बाहर ही लिखा रहने दो, अंदर लिखा रहने देंगे 1 प्लस db अपान dA इक्वल टू। अब इसमें देखिए इन दोनों में cos a cos b कॉमन मिल रहा, देखिए इन दोनों में cos a cos b कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लीजिए cos a इंटू cos b, अंदर बचेगा 1 प्लस db अपान dA, ये बचेगा। और इन दोनों में देखिए इसमें कॉमन रहा है माइनस का साइन ए इंटू साइन, माइनस का साइन ए साइन बी जब कॉमन लेंगे इन दोनों में तो यहां से बचेगा प्लस का 1 और यहां से बचेगा प्लस का db अपान dA, ये बचेगा प्लस का 1 और प्लस db अपान dA, ऐसा आएगा। अब देखिए 1 प्लस db अपान dA से सबको भाग कर दीजिए, तो 1 प्लस db अपान dA से भाग करेंगे तो यहां से बचेगा cos a प्लस b इक्वल टू ये 1 प्लस db अपान dA कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos a इंटू cos b और ये हो जाएगा माइनस का साइन a इंटू साइन। तो इस प्रकार से कोसाइन के योग का फार्मूला ज्ञात हो जाएगा। कोसाइन का फार्मूला यही होता है cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन साइन। तो ध्यान दीजिए, चाहे तो इसका हम a के सापेक्ष करें या b के सापेक्ष करें और चाहे x के सापेक्ष।
अब हम देखिए इसका x के सापेक्ष भी करके दिखा देंगे। इसका अवकलन जो है हम x के ऐसे भी लगा सकते हैं और इसका x के सापेक्ष भी देख लीजिए। अगर हम a के सापेक्ष न करें इसका अवकलन तो x के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, यहां पे sin a प्लस बी इक्वल टू दिया गया है sin a इंटू कॉस बी और प्लस cos a इंटू sin b। sin a प्लस बी बराबर दिया गया है इतना। हम क्या करेंगे, sin a प्लस बी बराबर ये दिया गया है, अब हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहां पर a और b दोनों वेरिएबल हैं। x के सापेक्ष करेंगे तो यहां पे लिखेंगे d dx, यहां पर भी d dx और यहां पे भी d dx। अब अवकलन करेंगे, यहां पे a और b दोनों वेरिएबल हैं, इस पूरे को x मानना पड़ेगा। अब इसको जब x मानेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, मतलब cos a प्लस b, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो a का अवकलन करना है प्लस b का, तो a का हो जाएगा dA अपान dx और प्लस b का हो जाएगा dB अपान dx। अगर x के सापेक्ष करेंगे इक्वल टू, इसमें x के सापेक्ष करेंगे तो इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो पहला फंक्शन हो गया sin a इंटू दूसरे का अवकलन cos b का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin b और साथ में रहेगा dB अपान dx। b का भी तो करना पड़ेगा, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन क्या है cos b इंटू पहले का अवकलन, तो sin a का अवकलन क्या हो जाएगा cos a और साथ में रहेगा dA अपान dx। a का भी करना पड़ेगा। देखो पहला फंक्शन sin a हो गया इंटू दूसरे का अवकलन cos b का हो जाएगा माइनस sin b और b का फिर से करेंगे तो dB अपान dx और प्लस cos b और इंटू sin a का फिर से करेंगे तो sin a का cos है और a का हो जाएगा dA अपान dx। तो इतने का अवकलन हुआ प्लस इसका करेंगे तो पहला फंक्शन cos a हो गया और दूसरा फंक्शन sin b हो गया। तो यहां से आएगा पहला फंक्शन cos a इंटू दूसरे का अवकलन sin b का अवकलन हो जाएगा cos b और साथ में हो जाएगा dB अपान dx प्लस दूसरा फंक्शन sin b इंटू पहले का अवकलन, तो cos a का अवकलन माइनस का sin a और इंटू रहेगा dA अपान dx। इधर वाला टर्म ऐसे लिखा रहेगा cos a प्लस b इंटू dA अपान dx और प्लस dB अपान dx इक्वल टू, अब यहां पे क्या करेंगे dA अपान dx वाले पास कर लेंगे और dB अपान dx वाले पास कर लेंगे। या देखिए इन दोनों से कॉमन मिल रहा है, देखिए इससे और इससे इन दोनों से कॉमन मिल रहा है cos a इंटू cos b, मिला कॉमन। तो इन दोनों से जब cos a इंटू cos b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, उधर बचेगा dA अपान dx और प्लस इसमें बचेगा dB अपान dx और ये लिखा है माइनस sin a sin b dB अपान dx और माइनस sin a sin b dA अपान dx। तो इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस का sin a इंटू sin b, जब ये कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा dA अपान dx। जब माइनस वाला कॉमन लेंगे तो प्लस का dA अपान dx बचेगा और इसमें से जब माइनस sin a sin b कॉमन लेंगे तो इधर से भी बचेगा प्लस का dB अपान dx। ऐसा बचा। अब dB अपान dx प्लस dA अपान dx से प्रत्येक पद को भाग कर दीजिए, प्रत्येक पद को dA अपान dx प्लस dB अपान dx से भाग करेंगे तो सब में dA अपान dx प्लस dB अपान dx कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इधर से बचेगा cos a प्लस b इक्वल टू cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b। इस प्रकार से कोसाइन के योग का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर sin a माइनस b दिया गया तो cos a माइनस b निकाल सकते हैं या cos a माइनस b दिया गया तो sin a माइनस b भी निकाल सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। तो देखिए ऊपर से जब रेत गिरती है तो नीचे एक सम टाइप का ढेर बनता है। जैसे गेहूं ऊपर से डालिए तो एक सम टाइप का नीचे गोल एक ढेर सा बन जाता है। तो इसी प्रकार से ऊपर से एक पाइप से रेत गिर रही है, तो जब रेत गिरती है तो नीचे एक सम टाइप का ढेर बनता है। और कहा गया है कि
प्रकार से जो शंकु बन रहा है उस शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का छठा भाग है। जैसे अगर त्रिज्या इतनी ज्यादा होती तो ऊंचाई थोड़ी कम बनती है, जैसे जैसे रेत गिरती जाती वो फैलता भी जाता है ढेर और उसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। तो ये कहा गया है कि ऊंचाई जो है वो किसी भी समय ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग है। तो h = 1/6r, इससे हम r निकाल सकते हैं। और कहा यह गया है कि जो ऊपर से रेत गिर रही है तो उस रेत का आयतन बदल रहा है या आयतन बढ़ रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। आयतन में परिवर्तन हो रहा है या जो रेत गिर रही है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब रेत नीचे गिर जाती है, उसी से शंकु बनता है। और वो जो शंकु बन रहा है तो उसकी त्रिज्या ज्यादा बढ़ती है, ऊंचाई कुछ कम बढ़ती है। ऐसे ज्यादा फैलता है, ऐसे कम ऊंचाई होती है। तो वो भी दिया गया है कि उसकी ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का 1/6 भाग है। तो इससे हमने क्या किया, इससे त्रिज्या ज्ञात कर ली। त्रिज्या इसकी हो जाएगी 6h। तो पूछा गया कि इसकी ऊंचाई में परिवर्तन की दर क्या होगी, किस प्रकार से इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, वो ज्ञात करना है। तो चूंकि आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है, ऊंचाई में परिवर्तन की दर पूछी जा रही है शंकु में, तो शंकु आयतन का फार्मूला लगा लीजिए। भाई जिसमें परिवर्तन की दर दी गई है वो फार्मूला ज्ञात लगाना है, या जिसमें परिवर्तन की दर पूछी जा रही है वो फार्मूला लगाना है। तो हमें ऐसा शंकु के आयतन का फार्मूला लगाना है जिसमें केवल आयतन और ऊंचाई ही हो। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए इसमें r भी है h भी है, हमें तो चाहिए केवल dh/dt और dv/dt पता है। इसके लिए इसका t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो वेरिएबल यहाँ पे r भी तो है, तो इस r को हटा लें। इसके लिए ये दिया गया r बराबर क्या है 6h, r की वैल्यू यहाँ पर 6h रख देंगे। तो v बराबर आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36h²। r की वैल्यू 6h रखेंगे तो 36h² और इंटू h, पाई r² इंटू h। तो ये आ जाएगा 3 से काट दीजिए 12, तो बचेगा 12 पाई h³, ये आ गया v। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, तो यहां से आएगा dv/dt इक्वल टू कितना आएगा 12 पाई इंटू h³ का मान हो जाएगा 3h² इंटू dh/dt। h³ का मान 3h² इंटू dh/dt। और साथ में ये भी दिया गया कि उस समय ये ज्ञात करना है जब h बराबर 4 सेंटीमीटर हो। ऊंचाई इसकी दी गई कि जब h बराबर 4 सेंटीमीटर है तब ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक, अब सरल कर लीजिए इसको। मान रख लीजिए dv/dt का मान दिया गया है 12 और यहां से आएगा 12 36 पाई h²। h का मान 4 दिया गया है तो ये 4 का स्क्वायर इंटू dh/dt। 12 से इसको काट लीजिए, 12 36, 4 16, 16 48, तो 1 इक्वल टू आएगा 48 पाई इंटू dh/dt। तो dh/dt आएगा 1/48 पाई। तो इतने देखिए h क्या है सेंटीमीटर, t क्या है समय सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सीमांत लागत c बराबर दी गई है 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000, जहां पे x इकाइयां हैं, इतनी इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो पूछा गया है कि जब x बराबर 17 है तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। जब x का मतलब इकाइयों की संख्या कितनी है 17, तो उस कंडीशन में क्या करना है, सीमांत लागत, इकाइयों की संख्या 17 दी गई और सीमांत लागत ज्ञात करना। देखिए सीमांत लागत होती है dc/dx। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3 से इधर गुणा हो जाएगी तो बचेगा 0.021, 7×21 और इतने x² माइनस 2 से गुणा हो जाएगी इधर तो 0.006x 2x करेंगे और प्लस 15x का हो जाएगा 15 और 4000 का 0। तो ये हो जाएगी सीमांत लागत।
वैसे उत्तर इतना ही हो गया, सीमांत लागत कितनी हो गई, इतने रुपए, लेकिन कहा गया है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब इकाइयों की संख्या कितनी है 17। तो x का मान 17 इसमें रख देंगे, सीमांत लागत आ जाएगी। तो सीमांत लागत dc/dx बराबर 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस 15, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सीमांत लागत पता चल जाएगी, इतने रुपए जो है वो सीमांत लागत आएगी। इसका केवल कैलकुलेशन करना है, इसे सॉल्व कर लेना। देखिए 17 का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 0.021, 17 का स्क्वायर 289 और माइनस का 0.17 छक्का 102, तो यहाँ से आएगा 0. कितना आएगा 102 और प्लस का 50। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, बस इतने रुपीस आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि x इकाइयों से प्राप्त आय इतनी दी गई है 13x² प्लस 26x प्लस 15, और इसकी सीमांत आय पूछी जा रही है जब इकाइयां कितनी विक्रय की गई है 7 इकाइयों का जो विक्रय किया गया है उस समय सीमांत आय ज्ञात करनी है। और ये कहा गया है कि विक्रय के कारण आय कितनी हो रही है, ये हो रही है। तो सीमांत आय क्या होती है, सीमांत आय होती है dr/dx। तो इसका s के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dr/dx, चाहे x सफिक्स में लिखा देने दीजिए, तो dr/dx हो जाएगा इसका 13 इंटू 2 26x और प्लस का 26, और हमें dr/dx कब निकालना है, जब x इक्वल टू क्या और 7, x इक्वल टू 7 पे हमें सीमांत आय ज्ञात करनी है। तो जहां जहां x है वहां पे 7 रख दीजिए, तो यहाँ से बचेगा 26 इंटू 7 और प्लस 26 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 7 प्लस 1, तो 26 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 48 और 8 में 16 और 4 20 208, इतने रुपीस। तो सीमांत आय जो होगी वो 208 रुपये होगी। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि वो अंतराल बताइए इनमें से किस अंतराल में ये फलन ह्रासमान। तो ह्रासमान के लिए f'(x) <0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f'(x) ज्ञात करेंगे। f'(x) हो जाएगा 100x⁻99 और sin x का हो जाएगा प्लस cos x और 1 का 0। अब हमें वो अंतराल ज्ञात करना है कि जिसमें f'(x) का मान 0 से छोटा हो, अर्थात निगेटिव है। तो पहले हम अंतराल ये देखते हैं 0,1। 0,1 का मतलब हुआ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। 0,1 का मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। तो जब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे 0 1 के बीच में, 0 1 कह दीजिए और 1 अगर हम पाई में लें, ठीक, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे cos की वैल्यू कुछ भी रखी जाए, चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे निगेटिव आ जाए, हमको इससे नहीं मतलब। अगर कोई वैल्यू आ भी जाती, मान लिया कि cos x की वैल्यू -1 आ गई, लेकिन यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखी जाए तो इससे तो बड़ी ही आएगी। यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू रखी जाए तो ये 100x⁻99 जो है इससे हमेशा बड़ी ही आएगी। तो ये वैल्यू जो होगी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। भाई देखिए x की वैल्यू कुछ भी रखी जाए यहाँ पे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। और वैसे भी अगर हम 0 से लेकर π/2 अंतराल देखें, ध्यान दीजिए जरा, 0 से लेकर π/2 अंतराल अगर देखा जाए तो 0 और कामा पाई का मान 3.14 और बटा 2, तो ये आएगा 0, 1 और 2 1 2 1 3 2 5 6 10 11 1.5। तो देखिए अगर 0 से π/2 अंतराल होता तो इसका मतलब हुआ 0 से लेकर 1.57 के बीच में। तो इसका मतलब 0 से लेकर 1 अगर हम देखें तो ये प्रथम चतुर्थांश में ही तो होगा। तो 0 से 1 के बीच में तो सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं और साथ में ये प्रथम चतुर्थांश में है तो cos x भी पॉजिटिव ही रहेगा।
ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये पूरी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब इस अंतराल में फलन ह्रासमान नहीं है, इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। तो इस वाले फलन में, इस वाले अंतराल में फलन ह्रासमान नहीं होगा। अगर हम अंतराल ये वाला देखें, ये तो पहले वाले के लिए हो गया। अगर हम अंतराल ये देखें π/2 से लेकर पाई, इस अंतराल में देखें तो π/2 का मतलब हो गया 1.57 और पाई का मतलब हो गया 3.14। ये हुआ π/2 का मान 1.57 और पाई का मतलब 3.14। तो इन दो अंतराल में देखें तो इसमें ध्यान दीजिए जरा, हमेशा वैल्यू जो है 1 से बड़ी तो है। अगर 1 से बड़ी कोई संख्या यहाँ पे रख दें तो ये पूरी संख्या जो है 100 से तो बड़ी आएगी। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या 1 से बड़ी रख दें, चलिए 1 ही अगर हम रख दें, वैसे तो ये 1 से बड़ी है। अगर यहाँ पे 2 रखें, 2 की पावर 99 बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। और ये वाली संख्या अगर आएगी तो -1 ही आ सकती है, सबसे छोटी संख्या ये -1 आ सकती है। और ये 100 से बड़ी आएगी, ये 100 से बड़ी आएगी। और ये अगर सबसे छोटी संख्या आ सकती है तो -1 आ सकती है। और अगर हम यहाँ पे -1 रख दें और यहाँ पे 100 रखेंगे, तब भी तो संख्या प्लस में ही रहेगी, तब भी ये वाली संख्या लेस देन 0 नहीं आ सकती, ये हमेशा संख्या ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। तो इस अंतराल में भी f' का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब इस अंतराल में भी फलन वर्धमान ही होगा। तो इस अंतराल में भी फलन ह्रासमान नहीं हो सकता, इसमें ह्रासमान नहीं, इसमें भी ह्रासमान नहीं होगा। अब ये 0 से लेकर π/2 अभी हम देख चुके हैं, देखो 0 से लेकर π/2 अभी हम देख चुके हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0,157। इसका मतलब 0 से बड़ी और 1.57 से छोटी। चलिए 1.2 ले लेते हैं। अगर 1/2 लेंगे तो ये 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में cos x तो पॉजिटिव रहेगा, और 0 से लेकर π/2 के बीच में कोई भी संख्या वो भी पॉजिटिव रहेगी। तो जब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इनका जोड़ भी तो पॉजिटिव ही आएगा, अर्थात इनका योग हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो इसका मतलब इस वाले अंतराल में भी फलन ह्रासमान नहीं हो सकता। तो इसमें भी फलन ह्रासमान नहीं है, अर्थात इसमें भी वर्धमान है, इसमें भी वर्धमान है और इसमें भी वर्धमान है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से किसी भी अंतराल में ये वाला फलन ह्रासमान नहीं है। ये वाला फलन इन अंतरालों में सदैव वर्धमान ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 6.2 एक्सरसाइज का, इसमें सिद्ध करना है ये जो फलन दिया गया है y = 4 sin θ/2 + cos θ - θ, ये 0 से लेकर π/2 के अंतराल में वर्धमान फलन है। तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इस अंतराल में फलन का जो f' है या dy/dx है वो ग्रेटर देन 0 होगा। हमें इस अंतराल में इसका डेरिवेशन ग्रेटर देन 0 सिद्ध करना है। अगर इस अंतराल में इसका dy/dx ग्रेटर देन 0 आ गया तो कह देंगे कि इस अंतराल में फलन वर्धमान है। तो क्या करेंगे, पहले इसका अवकलन करेंगे dy/dx। सॉल्व करिए इसको, यहाँ से dy/dθ, तो थीटा यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy/dθ बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर से कर लीजिए, इसका अलग करेंगे, थीटा का अलग करेंगे। तो इसका आंसर से करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, हर का वर्ग, मतलब 2 + cos θ का होल स्क्वायर। नीचे हर का वर्ग, ऊपर क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकलन, हर है 2 + cos θ इंटू अंश का अवकलन। तो यहाँ पे लिख देंगे dθ 4 sin θ, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश क्या है 2 + cos θ, अंश है 4 sin θ माइनस 4 sin θ इंटू हर का अवकलन, हर है dθ 2 + sin 2 + cos। इसे देखिए नीचे क्या रहेगा, हर का वर्ग, ऊपर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और माइनस थीटा का अवकलन 1। थीटा का जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो अवकलन क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो dy/dθ बराबर आएगा
2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 साइन थीटा। साइन थीटा का उपयोग करेंगे, ये क्या देगा 4 कॉस थीटा, इसका उपयोग आएगा 4 कॉस थीटा माइनस ये 4 साइन थीटा लिखा रहेगा इंटू 2 का 0 और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, अपान में लिखा रहेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, इसमें एलसीएम मिल जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर ये बचेगा, पहले थोड़ा सॉल्व कर लें, ये बचेगा 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 कॉस थीटा और प्लस का आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आएगा, और प्लस का यहाँ से आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा, और एलसीएम अगर ये ले लें तो आगे आ जाएगा माइनस का 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसके अपान में 1 करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का इतना रहेगा। अब ध्यान दीजिए इधर ये बचेगा 8 कॉस थीटा प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा प्लस का 4 कॉमन लेने से अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1, तो केवल 4 बचेगा, तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, देखिए ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सभी प्लस के होंगे अंदर, और आगे माइनस लगा है इसलिए सभी माइनस के होंगे, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का cos स्क्वायर थीटा आएगा और माइनस का आएगा 4 cos थीटा, और अपान में आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहां से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉस थीटा से 8 कॉस थीटा से 4 कॉस थीटा जाएगा, क्या बचेगा 4 कॉस थीटा और माइनस का बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान में आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया dy अपान टी थीटा। अब देखिए वर्धमान के लिए dy अपान डी थीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहां से आएगा 4 cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपान में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। 2 प्लस cos थीटा उधर 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0। इसमें से cos थीटा कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ग्रेटर देन 0, इतना बचा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 आ सकती है, तो 4 से अगर 1 घटाएंगे तो रहेगा तो प्लस का ही, तो ये वाली अंदर वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अब केवल अगर cos थीटा पॉजिटिव आता है तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए 4 माइनस cos थीटा यहाँ पे दिया गया है, तो cos थीटा की वैल्यू कुछ भी रखिए 1 से तो बड़ी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे अगर हम 1 रख दें तो तब भी 4 माइनस 1 3 प्लस का ही रहेगा, तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा प्लस में रहेगी, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। अब बचा कितना, ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन भी 0 हो सकता है, तो ये देखें कि cos थीटा इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे लिखिए cos थीटा क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0, और cos थीटा देखिए वर्धमान के लिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी 0 होता है, निरंतर वर्धमान में इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी इसमें केवल वर्धमान कहता है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ही लगाने की। तो cos थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसमें होगा, cos थीटा जो है वो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे थीटा कहाँ होगा, थीटा बिलोंग्स टू प्रथम चतुर्थांश क्या हो जाएगा 0 से लेकर π/2 होगा, ये चतुर्थांश में। लेकिन चूंकि हमें सिद्ध करना है कि इसमें फलन वर्धमान है तो केवल यही अंतराल लेना है, तो अतः थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2, तब cos थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। लिख देंगे अतः अंतराल 0 से लेकर π/2 में फलन वर्धमान होगा। अगर निरंतर वर्धमान कहता तो बेनिफिट ले लेते,
निरंतर वर्तमान में ये शामिल नहीं होते, तो फिर तो उसमें केवल ग्रेटर देन लगता है।